बात जब भी एसबीआई म्यूचुअल फंड की आती है तो यहाँ पर ट्रस्ट, बिलीव, विश्वास, यकीन ये सबसे पहले याद आने लगता है। और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड अपनी जगह पे ऐसा पावरफुल म्यूचुअल फंड हाउस है जो इन सारी चीज़ों को डिजर्व करता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही फिलहाल में एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया फंड लॉन्च किया गया था जो कि सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी का है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड के ऊपर जो भी बेसिक जानकारी चाहिए उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था आज से कई दिन पहले, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद आपने इन चीज़ों के ऊपर कभी गौर नहीं किया है या इन चीज़ों को इस तरीके से कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें मैं डिस्क्लेमर के तौर पे आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि इस वीडियो में जो भी मैं बातें करूँगा वो इन्फॉर्मेशन के मकसद से बातें होगी, मतलब मेरा पर्पज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ या फिर ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद है कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, वो आप तक के सही पहुंचना चाहिए। और जहां तक एसबीआई के इस फंड की बात हो या किसी भी फंड की बात हो, तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करता हूं कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं एसबीआई के ऑल फंड्स पे और इनके परफॉर्म पे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी के पास ये नॉलेज पहुंच सके। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए वीडियो में, तो मुझे लगता है कि किसी भी फंड के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है और उस फंड का जो सबसे बड़ा मेन पिलर होता है ना, वो होते हैं फंड मैनेजर। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फंड मैनेजर कि कौन कौन फंड मैनेजर है, कितने हैं और कौन कौन क्या करेंगे, उनके एक्सपीरियंस क्या है। देखिए, दो फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहला जो फंड मैनेजर है राज गांधी, समझ रहे हैं। इनके पास अगर बात की जाए फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस का, तो 17 साल का एक्सपीरियंस है इनको। 2017 में इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद एसबीआई की तरफ से कमोडिटीज़, उसके बाद एनर्जी और धातु वगैरह जो होते हैं, धातु में कई सारे कीमती चीज़ें आ गई। कीमती धातु जो होते हैं उसमें सिल्वर और गोल्ड भी आते हैं। इन सारे सेक्टर्स को देखभाल इनकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत और मुद्दे की बात क्या है आपको पता है? ये पहला फंड होगा जिसको राज गांधी जी मैनेज कर रहे हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने इससे पहले कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई सा भी म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड इन्होंने मैनेज नहीं किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि अगरचे 17 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन पहला म्यूचुअल फंड को ये मैनेज करने जा रहे हैं, तो अब किस हिसाब से मैनेज करते हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। दूसरी बात, डोमेस्टिक एलोकेशन को यही संभालेंगे। डोमेस्टिक एलोकेशन का मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक के अंदर जो भी एलोकेशन किए जाएंगे ये इनकी जिम्मेदारी होगी, उनकी देखरेख, उनको संभालना, उनको मैनेज करना। अब यहाँ पे एक वर्ड और भी समझने वाली है कि डोमेस्टिक एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या ये इंटरनेशनली भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितना % करेगा। थोड़ा सब्र रखिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे फंड मैनेजर के लिए। तो दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर केशवन। इनके पास अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 18 ईयर से प्लस का एक्सपीरियंस है। इन्होंने 2021 में एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अभी, मतलब प्रेजेंट में अगर इनकी बात की जाए तो प्रेजेंट में एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड्स ऑफ फंड को ये अभी मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, एडवांटेज हो जाता है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के लिए कि कोई ऐसा फंड मैनेजर है जो ऑलरेडी किसी फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो उनको इस बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी और उनको ईजी होगा उनके लिए, मतलब ये फंड मैनेज करना ईजी होगा क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो फाइनली यहाँ तक हमने जान लिया है कि इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। अब फंड हाउस के मुताबिक इस फंड के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में 90 से 95 स्टॉक शामिल होंगे। अब फिर हम आते हैं उसी बात पर, मैंने अभी आपको कहा था ना कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर राज गांधी जी डोमेस्टिक एलोकेशन को मैनेज करेंगे तो क्या ये फंड इंटरनेशनली भी इन्वेस्टमेंट करेगा?
तो जी हाँ, ये फंड इंटरनेशनली भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मतलब इंटरनेशनली उन्हीं स्टॉक में निवेश करेगा, उन्हीं सेक्टर्स में या उन्हीं थीम की कंपनियों में निवेश करेगा जो एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हो। अब फंड हाउस की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये फंड अपने AUM का 35% तक के पैसे इंटरनेशनल इक्विटी में निवेश कर सकता है। देखिए, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसा कि फंड हाउस की तरफ से कहा गया है कि ये फंड अपने AUM का 35% पैसे तक इंटरनेशनल इक्विटी में निवेश कर सकता है। अब इंटरनेशनल में किस देश की इक्विटी में निवेश करता है? मुझे लगता है कि US की इक्विटी में निवेश किया जाएगा, क्योंकि US से काफ़ी रिलेटेड रहते हैं, स्टॉक मार्केट काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं और ये सारा कुछ आप जान ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि US के अलावा जैसे चाइनीज़ हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके अलावा हांगकांग हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं, अगर उन जगहों पे लगाता है तो थोड़ा यहाँ पर सोचने समझने वाली बात ज़रूर होगी और मुझे लगता है कि थोड़ा ये टाइम आने पर भारी भी पड़ सकता है। जबकि ज़्यादा चांसेस यही है कि ये US की मार्केट में ज़्यादातर पैसे को लगाएगी। अगर दूसरे देशों में लगाती भी है तो बहुत मतलब माइनर सा पैसे लगने वाले हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ऐसा मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से आपको मैं ये गारंटेड तौर पे बताऊँ कि हाँ ऐसा होने ही वाला है। तो ये देखिए, देखने वाली चीज़ होगी, आने वाला वक्त में ये सारा इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आप कुछ बातों को याद रखें, अगर बहुत ज़्यादा फंड है आपके पोर्टफोलियो में या फिर इस तरह के कोई भी सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के किसी भी फंड हाउस से कोई सा भी फंड है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इस तरह के फ़ंड नहीं है, ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फ़ंड है, आपको ऐसा लगता है कि फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर रिस्क की बात की जाए कि इस फंड में रिस्क कितना है, तो मेरे ख्याल से इस फंड में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। जहाँ तक सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो भी फंड्स हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर किसी भी थीम के ऊपर उसका फोकस हो, उसमें तो रिस्क रहते ही हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर इस फंड की बात की जाए, देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली में एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले दो और भी फंड है जो कि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के ही फंड है। सबसे पहला है टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड, दूसरा है DSP नेचुरल रिसोर्सेस एंड न्यू एनर्जी फंड। ये दोनों फंड सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, ये दोनों फंड एनर्जी के सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, साथ साथ ये सीमेंट और केमिकल के सेक्टर को भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन SBI एनर्जी फंड ये किसी और सेक्टर को फोकस नहीं कर रहा है, किसी भी सेक्टर को नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी के सेक्टर को फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है कि पॉसिबिलिटी दोनों बनती है। कौन दोनों पॉसिबिलिटी बनती है? पहली ये कि अगर इस सेक्टर में रैली रही तो यकीनन रिटर्न्स बहुत ही अच्छे होंगे, और पहले के जो दो फंड्स हैं टाटा के और DSP के, जो कि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड है, उनसे ज़्यादा रिटर्न्स रहेंगे अगर इस सेक्टर में रैली रही तो। एनर्जी के सेक्टर में मैं बोल रहा हूँ रैली रही तो। लेकिन अगर एनर्जी के सेक्टर में गिरावट हो जाती है तो SBI एनर्जी फंड बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। रीज़न ये है कि पहले के जो दो फंड है वो एनर्जी के साथ साथ सीमेंट और केमिकल में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मानकर चलिए अगर एनर्जी का सेक्टर डाउन हो जाता है तो केमिकल से मैनेज हो जाएगा, अगर केमिकल डाउन होता है तो सीमेंट के सेक्टर से मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा तीसरा सेक्टर है ही नहीं, सिर्फ ओनली वन सेक्टर है। तो इस फंड का पूरा दारोमदार सिर्फ एक ही सेक्टर पे है। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डाइवर्सिफिकेशन कई तरीके से किए जाते हैं। एक तो कंपनी वाइज होते हैं या स्टॉक वाइज उन्हें कह सकते हैं, एक तो सेक्टर वाइज होते हैं, एक तो थीम वाइज होते हैं। यहाँ पर अगर सेक्टर वाइज अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो कोई डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर स्टॉक वाइज तो डाइवर्सिफिकेशन रहेंगे ही, क्योंकि ये तो म्यूचुअल फंड है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस फंड में रिस्क भाई ज़्यादा होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, मेरी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए या नहीं करिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, और इससे पहले की भी वीडियो में मैंने कहा हुआ है कि अगर आप सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी में बहुत ही अरमान के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उस वीडियो में तो मैंने कुछ नहीं दिखलाया था, लेकिन आज मैं सारा कुछ दिखलाता हूँ। देखिए, इस फंड के अगर सबसे पहले बेंचमार्क इंडेक्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी एनर्जी TRI है। अब इस इंडेक्स ने पिछले 1 ईयर में 30.61% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 3 ईयर्स में 28.22% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 5 ईयर्स में 21.09% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 10 ईयर्स में 17.9% का रिटर्न्स दिया है। अब मैंने बताया था कि इस कैटेगरी में 2 और भी फंड्स हैं, समझ रहे हैं, जो सेम मतलब सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा दूसरी जगह और दूसरे सेक्टर में भी निवेश कर रहे हैं। सबसे पहला अगर बात की जाए टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड का, तो इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 44.15% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 3 ईयर्स में 22.26% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 ईयर्स में 25.85% का रिटर्न्स दिया है और सिंस इंसेप्शन यानी ओवरऑल अगर इसका रिटर्न्स देखा जाए तो 19.84% का रहा है। अब इस फंड के रिटर्न्स को जब आप जाकर चेकआउट करेंगे इसके परफॉर्म को, तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 23 मार्च 2020 के बाद इसका परफॉर्म अच्छा हो गया है। उससे पहले अच्छा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। दूसरा फंड DSP नेचुरल रिसोर्सेस एंड न्यू एनर्जी फंड, अगर इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो पिछले 1 ईयर में इस फंड ने 43.82% का रिटर्न्स दिया है, पिछले 3 ईयर्स में 25.16% का रिटर्न्स और पिछले 5 ईयर्स में 22.56% का रिटर्न्स और 10 ईयर्स में, पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 18.15% का रिटर्न्स दिया है। अब आती है बात स्मॉल कैप, तो क्या स्मॉल कैप का रिटर्न्स भी बताना पड़ेगा या फिर समझ चुके हैं आप? लेकिन चलिए, मैंने सारा कुछ बताया है तो स्मॉल कैप का भी बताना पड़ता है और पड़ेगा। तो आप समझ ही रहे हैं स्मॉल कैप का क्या हालत, क्या कंडीशन रहती है, क्या मैटर रहते हैं, ये सारा कुछ आपकी नज़रों के सामने है। किसी और फंड के बारे में इन्वेस्टर जाने या ना जाने, स्मॉल कैप के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। निपॉन की अगर मैं बात करूँ, निपॉन स्मॉल कैप की बात करूँ, देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर किसी भी फंड को मैं ज़्यादा चेक चाक देख दाख नहीं किया है, सीधा जो दिमाग में आया मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया, उसका रिटर्न्स यहाँ पर लिख दिया है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि स्मॉल कैप चाहे जितने भी ख़राब हो, उनके रिटर्न्स लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छे ही रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। देखिए, सबसे पहले अगर निपॉन की बात की जाए तो पिछले 1 ईयर में 58.23% का रिटर्न्स दिया है, 58% का रिटर्न्स बोल रहा हूँ मैं। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 36% का रिटर्न्स दिया है, पॉइंट जो भी है उसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद 5 ईयर्स में 31% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन में अगर ओवरऑल इसका रिटर्न्स देखा जाए तो 26% का रिटर्न्स रहा है, 26.93, मतलब आप ये मानिए ना कि 27% लगभग। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप को देख लीजिए, DSP को देख लीजिए। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मन ना भरे तो एक बार काउंट को उठाकर देख लीजिए, जबकि मैंने काउंट का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है। तो सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी में जाते हैं तो कम से कम 5-7 सालों के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। अगर इतने टाइम पीरियड के लिए स्मॉल कैप में आप निवेश कर देते हैं 7 साल 8 साल के लिए, तो यकीन माने कि जितना रिटर्न्स आपको सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी में बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुझे तो लगता है कि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी से बेस्ट रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और एक और भी प्लस पॉइंट की मैं बात बताता हूँ, अगर आपकी पोर्टफोलियो में 4, 5, 6, 7 फंड है, जबकि आजकल के जो इन्वेस्टर हैं ना बहुत ज़्यादा फंड रखते हैं, तो आप अपने सारे फंड को एनालाइज कीजिए। मैक्सिमम फंड ऐसे होंगे जिनके स्टॉक होल्डिंग्स में एनर्जी के सेक्टर आपको दिखेंगे, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स आपको दिखेंगे, यानी आपके कुछ ना कुछ पैसे एनर्जी के सेक्टर में ज़रूर जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी के सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। लेकिन चलिए ये सारी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक बात और भी आती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर जो लोग कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनकी तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करने का मूड बना लिए हैं, अगर आपका मन हो गया है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो कितना करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आपका जो भी कैपिटल अमाउंट है, मतलब आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसका 5 से 10% ही पैसे आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सपोज कर लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो आपको 5,000 से 10,000 रुपये तक ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए।
तो फाइनली मुझे लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देना था वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। और फाइनली अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो वीडियो के बीच में भी कहा हूँ और ये रियल है, SBI म्यूचुअल फ़ंड मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके सारे ही फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन के मकसद से और इन्फॉर्मेशन देने की नीयत से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मेरा मकसद न तो डराना है और न मेरा मकसद ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो फाइनली पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी क्या थिंकिंग है, आप कैसे सोचते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।